किसी गांव में जानवी अपनी माँ के साथ रहती थी। उन्हीं के साथ प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी जो कि उनके घर में नौकरानी का काम करती थी। वैसे तो पहले प्रिया की माँ वहाँ नौकरानी का काम करती थी, लेकिन अचानक एक दिन उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद प्रिया वहाँ आकर काम करती थी। प्रिया बहुत गरीब थी और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए जानवी के कहने पर उसकी माँ उसे अपने घर पर रख लेती है। जानवी बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन जानवी की माँ प्रिया को अपने घर में रख तो लिया, लेकिन हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार करती रहती थी। जानवी की माँ प्रिया के साथ जो भी गलत करती थी, ये सब देखकर जानवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और जानवी का जन्मदिन आ जाता है। जिस दिन जानवी का जन्मदिन होता है, उसी दिन प्रिया का भी जन्मदिन था, इसलिए जानवी अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ, आज मेरे जन्मदिन के साथ साथ प्रिया का जन्मदिन भी है। मैं सोच रही थी कि मेरे जन्मदिन की पार्टी इतनी बड़ी हो रही है, इसलिए क्यों ना प्रिया भी मेरे साथ अपना एक केक काट कर खुश हो जाए। बेचारी सारा दिन अकेले हमारे घर का काम करती रहती है, इसलिए कम से कम आप उसके जन्मदिन वाले दिन आप उसे एक भी काम मत करवाना। जानवी, तेरे कहने पर मैंने उसे इस घर में रहने के लिए जगह दे दी। उसे खाना भी देते हैं, इसलिए उसके लिए इतना काफी है। अगर इससे ज्यादा हम उसे देने लगे तो सिर पर चढ़ जाएगी। तुझे अभी नहीं पता ये गरीब लोग कैसे होते हैं। माँ, मैं तो आपको समझा समझा कर थक चुकी हूँ, जो आपको ठीक लगे वही करो। इतना बोलकर जानवी वहाँ से चली जाती है। जानवी की माँ ने उसे जन्मदिन के लिए 2 ड्रेस दिलवाई थी। उसमें से एक ड्रेस लेकर जानवी प्रिया के पास जाती है और उससे बोलती है, प्रिया, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है और मुझे पता है माँ तुम्हें कुछ भी नहीं दिलाने वाली है, इसलिए मैंने अपने जन्मदिन के लिए 2 ड्रेस खरीदी थी, उसमें से एक तुम रख लो। जानवी, तुम मेरे लिए इतना सोचती हो, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और मैं अपने जन्मदिन पर तुम्हारी दी हुई ड्रेस जरूर पहनूंगी। मैं अपने जन्मदिन के लिए एक छोटा सा केक बना लूंगी, लेकिन तुम मेरी वजह से नम्रता आंटी से झगड़ा मत करना। प्रिया की बात सुनकर जानवी वहाँ से चली जाती है। जानवी के यहाँ से जाने के बाद नम्रता प्रिया के पास आती है और बोलती है, सुन, आज घर के कामों के अलावा तुझे सारा घर भी सजाना है। जानवी के जन्मदिन में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, इसलिए खाना भी बहुत सारा बनाना है। सब कुछ तुझे अकेले ही करना है, इसलिए अभी से ही काम में लग जा। हाँ, मैंने सारी तैयारी करनी शुरू कर दी है। मैंने जानवी से उसके दोस्तों की मनपसंद खाने के बारे में पूछ लिया था, इसलिए मैं वो सब बना दूंगी। देख प्रिया, अपनी माँ के जाने के बाद तू उसकी जगह इस घर में काम करती है और मैंने तुझे इस घर में रहने की जगह भी दी है, लेकिन जानवी चाहती है कि मैं तेरे साथ वैसा बर्ताव करूं जैसा कि मैं जानवी के साथ करती हूं, और ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। भला जिस तरह मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, उस तरह मैं एक नौकरानी के साथ कैसे रह सकती हूँ। मैं तुझे यही बोलने आई थी कि तू मेरी बेटी के जन्मदिन के पार्टी में बिल्कुल नजर नहीं आएगी, वरना जानवी का सारा ध्यान तेरे पर ही रहेगा। पार्टी खत्म होने के बाद जो भी बचा होगा वो तुझे खाने के लिए मिल जाएगा। इतना बोलकर नम्रता वहाँ से चली जाती है। नम्रता की बातों का प्रिया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सब अनदेखा कर अपने काम में लग जाती है। इस तरह उस दिन प्रिया का भी जन्मदिन था, लेकिन प्रिया घर का सारा काम करती है, घर सजाती है और खाना बनाती है। जैसे ही सारा काम खत्म होता है, नम्रता जानवी से छुपकर प्रिया को थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकाल देती है। थोड़ी देर में सारे मेहमान आ जाते हैं और जानवी केक काटने वाली होती है। तभी जानवी अपनी माँ से पूछती है, माँ, मुझे प्रिया कहीं नजर नहीं आ रही है। उसने इतना टेस्टी खाना बनाया है और अब पता नहीं कहाँ चली गई। तू ही उसे अपना दोस्त मानती है और उसे इतना सर पर चढ़ा रखी है। देखा, तेरे बर्थडे पार्टी से चिढ़कर कैसे बाहर चली गई है। नम्रता की बातों का जानवी पर कोई असर नहीं पड़ता है और वो समझ जाती है कि उसकी माँ ने ही जानबूझकर प्रिया को घर से बाहर निकाला है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है। आज मेरी माँ होती तो मेरा भी जन्मदिन मनाया जाता। बेशक हमारे पास इतने पैसे नहीं, लेकिन फिर भी माँ हमेशा मेरे जन्मदिन पर बड़ा सा केक लेकर आती थी। नम्रता आंटी की कोई भी बात का मुझे कभी बुरा नहीं लगा, लेकिन आज उन्होंने मुझे जानवी के बर्थडे पार्टी में नहीं रहने के लिए घर से बाहर निकाला। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी।
भागते हुए प्रिया के पास आती है और बोलती है, सुनो लड़की, यह कहीं आसपास मेरी जादुई छड़ी गुम हो गई है। क्या तुम मेरी जादुई छड़ी ढूंढने में मदद करोगी? अगर सूर्यास्त होने से पहले मेरी जादुई छड़ी नहीं मिली तो मैं कभी भी परीलोक वापस नहीं जा पाऊंगी। परी की बात सुनकर प्रिया वहाँ हर जगह जादुई छड़ी ढूंढने लगती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद प्रिया को जादुई छड़ी मिल जाती है। ये जादुई छड़ी आपकी है क्या? हाँ, ये मेरी ही जादुई छड़ी है। तुमने मेरी जादुई छड़ी ढूंढने में मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं जब यहाँ आ रही थी तो मैंने तुम्हें रोते हुए देखा। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम क्यों रो रही थी? कुछ सालों पहले मेरी माँ की मौत हो गई थी, जिसके बाद से मैं उनकी जगह नम्रता आंटी के घर पर काम करती हूँ। आंटी ने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, लेकिन कभी भी मुझसे सही से बात नहीं की। आज मेरा जन्मदिन है और उन्होंने मेरे से सारा काम करवाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जन्मदिन जरूर सेलिब्रेट करूंगी। इतना कहकर परी वहाँ एक केक प्रकट कर देती है और उसके बाद प्रिया के फटे पुराने कपड़ों को एक सुंदर सी फ्रॉक में बदल देती है। उसके बाद परी कहती है, प्रिया, ये एक जादुई केक है और इस जादुई केक को खाकर तुम्हारे अंदर भी जादुई शक्तियाँ आ जाएगी। उसके बाद तुम घर के सारे काम बहुत जल्दी जल्दी कर सकती हो और अगर तुमने किसी बीमार इंसान को अपने हाथों से छुआ तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। चलो अब तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद परी प्रिया का जन्मदिन सेलिब्रेट करती है और प्रिया को अपने हाथों से केक खिलाती है। थोड़ी देर बाद प्रिया परी को धन्यवाद करके नम्रता के घर वापस फटे पुराने कपड़ों में लौट आती है। चल, अब जन्मदिन की पार्टी खत्म हो गई है और बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े हैं, जा जाकर साफ कर ले। और हाँ, थोड़ा सा केक बच गया है, जाकर खा लियो। इतना बोलकर नम्रता वहाँ से चली जाती है। अब प्रिया के अंदर जादुई शक्तियाँ थी, जिसकी मदद से वो 1 मिनट में घर की सफाई भी कर देती है और सारे बर्तन भी धो देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अचानक नम्रता को बहुत जोर से बुखार हो जाता है। जानवी अपनी माँ को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखाती है, लेकिन फिर भी नम्रता ठीक नहीं हो रही थी। जानवी, अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा समय तक जिंदा रह पाऊंगी। प्रिया एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं हमेशा उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती रही, लेकिन उसने कभी भी मुझसे कुछ नहीं कहा। मेरे जाने के बाद तुम दोनों हमेशा एक साथ रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। जानवी अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत रो रही होती है। तभी प्रिया उसे बोलती है, जानवी, मेरे पास जादुई शक्ति है। जन्मदिन वाले दिन जब नम्रता आंटी ने मुझे घर से बाहर जाने के लिए कहा था, तो मैं एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और वहीं एक परी आई और उन्होंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। परी के पास एक जादुई केक था और वो जादुई केक खाकर मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ आ गई और अब मैं किसी भी बीमार व्यक्ति पर हाथ फेरकर उसे ठीक कर सकती हूँ। इतना कहकर प्रिया नम्रता के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखती है। उसके ऐसा करते ही नम्रता पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नम्रता प्रिया से अपनी गलती की माफी मांगती है और उसे गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से नम्रता प्रिया को अपनी बेटी जानवी की तरह प्यार करती थी और सब एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे थे। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में दिव्या अपने मामा मामी के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही दिव्या के माता पिता की एक ट्रेन हादसे में मृत्यु हो जाती है। इसलिए दिव्या के मामा दिव्या की परवरिश के लिए उसे अपने साथ अपने घर लेकर आ जाते हैं, ताकि उसकी अच्छी तरह देखभाल हो सके। दिव्या के मामा तो बहुत अच्छे थे, वह उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। लेकिन मामी सुरेखा वह दिव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह नहीं चाहती थी कि दिव्या उनके साथ उनके घर में रहे, लेकिन अपने पति के सामने सुरेखा की एक नहीं चलती थी और वह बस एक मौके का इंतजार देख रही थी। और कुछ दिन बाद सुरेखा को यह मौका मिल भी जाता है, क्योंकि एक दिन दिव्या के मामा को काम के सिलसिले से शहर जाना पड़ जाता है। तभी सुरेखा इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। दिव्या स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी सुरेखा दिव्या के पास जाती है और उसको जोर से थप्पड़ मारकर बाल खींचते हुए कहती है,
मनहूस, इस पल का मुझे कब से बेसब्री से इंतजार था कि तेरे मामा कब शहर जाए और कब मैं तुझसे गिन गिन कर बदले लूं। यह जो तूने स्कूल जाने के लिए ड्रेस पहनी है ना, इसे उतार कर घर के कामों में लग जा, वरना मार मार कर तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगी। मामी जी, आपको तो पता है एग्जाम चल रहे हैं, अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो एग्जाम कैसे दूंगी, और अगर एग्जाम नहीं दिए तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। और ये आपको अचानक क्या हो गया? मामा जी के सामने तो आप बहुत प्यार करती थी, उनके शहर जाते ही आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? मामी जी, मेरा स्कूल जाना बंद मत कीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अब मैं तुझ जैसी मनहूस लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा बर्दाश्त का बंध टूट चुका है। पहले अपने माता पिता को खा गई और अब इस घर में आकर अपनी मनहूसत फैला रही है। हम दोनों पति पत्नी में लड़ाई करवाती है। मनहूस, हम तेरा पालन पोषण करें या फिर अपने बच्चों का? मेरी भी बेटी है, मैं तुझे उसका हक नहीं मानने दूंगी, इसलिए आज से तेरा स्कूल जाना बंद। अब तू मेरे लिए सिर्फ एक नौकर की हैसियत से है। अगर तू घर के सारे काम करेगी, जिस हालत में मैं तुझे रखूंगी उस हालत में रहेगी तो तू इस घर में रहेगी, वरना मैं तुझे इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। अब तेरे मामा भी नहीं है यहाँ तेरी साइड लेने के लिए, और जब वो यहाँ आएंगे तो तेरे बारे में पूछेंगे तो मैं कोई भी मन गढ़ंत कहानी सुना दूंगी, तेरे खिलाफ भड़का दूंगी, समझ रही है? और वैसे भी तो मुझे ऐसी वैसी औरत मत समझना, मैं बहुत खतरनाक औरत हूँ, समझ रही है? बेचारी दिव्या चुपचाप अपनी मामी की बात मान लेती है, क्योंकि दिव्या अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी मामी कितनी ज्यादा खतरनाक है। वह जो कहती है वैसा ही करती है। अगर उसने अपनी मामी की बात नहीं मानी तो वह कहाँ जाएगी? उसके पास तो सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। बेचारी दिव्या मायूस होकर अपनी स्कूल की ड्रेस उतार देती है और घर के काम काज में लग जाती है। दिव्या पूरे दिन घर के काम करती और उसके बाद सुरेखा के पैरों की मालिश करती, और सुरेखा की बेटी नैना, वह भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। वह भी दिव्या को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। अपना स्कूल का सारा होमवर्क दिव्या से कराती थी और उससे खाने के लिए कभी कुछ मंगाती तो कभी कुछ मंगाती। जितना हो सकता था दोनों माँ बेटी मिलकर दिव्या को परेशान कर रही थी, और खाने के लिए भी 3-4 दिन में सिर्फ एक ही बार उसे देती, और पहनने के लिए भी फटे पुराने कपड़े देती। ऐसे ही एक दिन नैना और सुरेखा दोनों किसी की पार्टी में जा रही थी। नैना अपने रूम में तैयार हो रही थी, तभी दिव्या नैना से कहती है, नैना, मैंने तुम्हारी अलमारी आज देखी है। तुम्हारे पास कितना ज्यादा सामान है, कितनी ज्यादा नेल पॉलिश, लिपस्टिक और कितनी ज्यादा सुंदर सुंदर ड्रेस। यह सब तो मैंने बस सपने में ही देखा है, आज हकीकत में देखकर कैसा लग रहा है? नैना, अगर तुम्हारी कोई चीज रिटायर हो गई हो तो प्लीज मुझे दे दो, मैं भी यूज कर लूंगी, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीजें मैंने आज से पहले कभी यूज नहीं की। तूने अपनी औकात देखी है? तू इस घर की नौकरानी है और मैं इस घर की मालकिन, और तू अपने मन से इतनी ज्यादा महंगी महंगी और ब्रांडेड चीजों का ख्याल निकाल दे, क्योंकि मैं तुझे अपना एक फटा हुआ रुमाल ना दूं। यह सब चीजें देनी तो बहुत दूर की बात है। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन, मैं पार्टी में जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगा लेना। अगर मुझे कोई भी चीज इधर से उधर नजर आई तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। इस तरह से नैना दिव्या को जोर जोर से डांट रही थी। यह आवाज सुनकर सुरेखा रूम में आती है और अपनी बेटी से कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची, तो इतना क्यों भड़क रही है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है तो ज्यादा टेंशन मत लिया कर। अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो मुझसे कह दिया कर। और ये नौकरानी मनहूस तुझसे क्या कह रही है, जरा तो मुझे तो बता। मैं इस नौकरानी की अभी खबर लेती हूँ, अगर इसने तुझे जरा भी परेशान किया हो तो। अपनी माँ के बार बार पूछने के बाद नैना उन्हें सब बता देती है कि किस तरह वह उसकी चीजों पर नजर रखती है। तभी सुरेखा दिव्या को एक जोर से थप्पड़ लगाती है और उससे कहती है, मनहूस, हमेशा बस सजने संवरने का ही तुझे शौक है, काम करने का तो है नहीं। हमेशा तुझसे बस काम कह कर करवाना पड़ता है। घर कितना गंदा पड़ा है और कितने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, और अभी इस्त्री भी होनी है। बस 24 घंटे आराम आराम आराम। काम तो इस महारानी से कह ही मत दो। इतना सारा काम जो पड़ा है वह कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। जब तक हम दोनों पार्टी में से वापस आते हैं तब तक घर के सारे काम हो जाने चाहिए, और आज के बाद मेरी बेटी की किसी भी चीज पर नजर मत रख लेना, वरना तेरी आंखें निकाल लूंगी। मम्मी, आपको पता है एक बार मैंने इस नौकरानी को बादाम खाते हुए देखा था। अब हम पार्टी में जा रहे हैं, हमारे पीछे तो न जाने नौकरानी क्या क्या चीज खाएगी। फ्रीज में मिठाइयाँ पड़ी हैं और किचन में सभी ड्राई फ्रूट रखे हैं। ये मनहूस उन्हें निकाल कर खा लेगी और इसके तो मजे ही मजे आ जाएंगे। मैं कहती हूँ कि आप फ्रीज में ताला लगा दीजिए
और हाँ मम्मी, आपने सभी गहने और पैसे लॉकर में रख दिए हैं ना? क्या पता ये गहने और पैसे चुरा कर भाग जाए। ऐसी 2 टके नौकरानी और गरीब लोगों का कुछ पता नहीं होता, ये कब क्या कर बैठे। अरे वाह मेरी प्यारी बच्ची, तो कितनी ज्यादा समझदार हो गई, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, माँ पर। तो सही कह रही है, मैं अभी किचन के अंदर और फ्रिज के अंदर ताला लगा देती हूँ। और तू गहने और पैसों की फिक्र मत कर, वह सब बैंक में है। जब ऐसी गरीब और मनहूस नौकर घर में हो तो उनसे ये सब चीज छुपा कर ही रखनी चाहिए। और तू सुन मनहूस, मैं तेरी खाने की प्लेट बाहर रख दूंगी जो तुझे रोज मिलता है, और हमारे आने से पहले पहले सभी काम हो जाने चाहिए। महारानी बनकर आराम मत करने लग जाना। हाँ, ऐसा कहकर सुरेखा फ्रिज और किचन के अंदर ताला लगा देती है। दोनों माँ बेटी सज धज कर पार्टी में चली जाती हैं और दिव्या बेचारी घर में अकेली घर की देखभाल करने के लिए रह जाती है। वह पहले पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करती है, उसके बाद कपड़े धोती है, इस्त्री करती है। सुरेखा और नैना के रूम की अच्छी तरह सफाई भी करती है, उनके कपड़े अलमारी में लगाती है और सारा काम करने के बाद वह अपने हिस्से का खाना किचन के बाहर से लेने जाती है। और खाना देकर दिव्या के आंसू रुकते नहीं हैं। वह बहुत रोती है क्योंकि रोज तो उसे 2 रोटी सब्जी के साथ मिल जाया करती थी, लेकिन आज सुरेखा जानबूझकर 4-5 दिन की बासी 2 रोटी चटनी के साथ रख कर गई थी। यह देखकर दिव्या को बहुत दुख होता है और वह अपने माता पिता को याद कर कर बहुत ज्यादा फूट-फूट कर रोती है। माँ पिताजी, आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। और दोनों मुझे इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चले गए? इस दुनिया में अनाथ बच्चों का कोई नहीं होता, अपने ही उन्हें बोझ समझने लगते हैं। आपको तो स्वर्ग से सब दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पर कितना अत्याचार हो रहा है। देखिए कैसे मुझे सूखी रोटी चटनी के साथ मिली है। यह सब कुछ जानबूझकर क्या है ताकि मैं भूखी रह जाऊं और वह पार्टी में एंजॉय कर रही होंगी। माँ पिताजी, आपको पता था ना कि मुझे पढ़ने का कितना शौक था। पढ़ लिख कर मैं कुछ बनना चाहती थी, लेकिन आपकी मृत्यु के बाद मेरा ये सपना अधूरा ही रह गया। मुझसे मेरी पढ़ाई छिड़ गई। मम्मी की यह सारी बात कड़वे घूंट मजबूरी में पीती हूँ ताकि वह मुझे घर से बाहर न निकाले। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत। इस तरह से दिव्या बहुत ज्यादा फूट कर रो रही थी और अपने माता पिता को याद कर रही थी। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है और वह दरवाजे को खटखटाती है। दिव्या तुरंत दरवाजे पर जाती है तो वह बूढ़ी औरत दिव्या से कहती है, बेटा, क्या तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए है? क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, बहुत समय से कुछ नहीं खाया। अम्मा जी, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है कि मैं अपने हाथ से किसी को कुछ दे सकूं। मैं तो खुद दूसरों की ठोकरों में रोटी खा रही हूँ। आपको पता है, मेरी मम्मी मुझे ये 2 सूखी रोटी देकर गई हैं। 2 दिन बाद मुझे ये फिर मिल जाएंगी। अगर आप खा सकती हैं तो खा लीजिए, मैं आज भूखी रह जाऊंगी। बेटा, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। ऐसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। बेटा, मैं कब से एक ऐसी ही लड़की की तलाश कर रही थी जो दूसरों की मदद करती हो। बेटा, मैं परी लोक की सबसे ज्यादा शक्तिशाली रानी परी हूँ, लेकिन पृथ्वी की डायना चुड़ैल ने मुझे बुढ़िया बना दिया और उसने मेरी जादुई छड़ी बादलों में जादुई 3 चांद के अंदर रखी है। मेरी जादुई छड़ी लाना इतना आसान नहीं है। वहाँ जाकर पहले तुम्हारी परीक्षा होगी और अगर तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई तभी मेरी जादुई छड़ी ला सकती हो। बेटा, क्या तुम मेरी जादुई छड़ी लेकर आओगी? अम्मा जी, मगर मैं जादुई 3 चांद तक कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो कोई जादुई शक्ति भी नहीं है। बेटा, यहाँ से कुछ दूर चलना, तभी तुम्हें एक जंगल नजर आएगा और उसके पीछे एक पहाड़। बस वहाँ जाकर अपनी आंखें बंद कर लेना, उसके बाद तुम जादुई 3 चांद के पास पहुँच जाओगी। जैसा कि वह बूढ़ी औरत ने कहा था, दिव्या वैसा ही करती है और वह कुछ ही समय में जादुई 3 चांद के पास पहुंच जाती है। तभी पहले जादुई चांद से आवाज आती है, दिव्या, दिव्या, तुम मेरे जादुई चांद के अंदर आओ। यहाँ की दुनिया तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पर बस सोना ही सोना है। इतना सोना देखकर तुम्हारी आंखें चमचमा जाएंगी। यहाँ आकर तुम ऐश करोगी, ऐश। आओ आओ, मेरे जादुई चांद के अंदर आओ, तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है। दिव्या, दिव्या, तुम मेरे
मेरे जादू चांद के अंदर आओ, यहाँ पर तुम्हें हीरे ही हीरे, पैसे ही पैसे नजर आएंगे। इतनी सारी धन दौलत देखकर तुम्हारी आंखें चमचमा जाएंगी और तुम इतनी सारी धन दौलत से ऐश ही ऐश करोगी। तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आ जाओ मेरे जादू दूसरे चांद के अंदर आ जाओ, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है, बस यहाँ की धन दौलत ले जाओ। दिव्या, दिव्या, तुम यहाँ रानी परी की जादू छड़ी लेने आई हो, वह मेरे अंदर है। आ जाओ और मेरे अंदर से रानी परी की जादू छड़ी ले जाओ जो डायना चढ़ा ले रखी है। मगर एक बात ध्यान रखना, अगर तुम पहले और दूसरे जादू चांद के अंदर की धन दौलत लेकर आओगी तो तुम जादू छड़ी नहीं लेकर जा सकती। बस तुम यहाँ से एक ही चीज लेकर जा सकती हो, या तो ढेर सारी धन दौलत या फिर रानी परी की जादू छड़ी जिसके अंदर उनकी जान बसी है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चुनती हो। मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी, मुझे पता है कि लालच बुरी बला होती है। मैं जादू तीसरे चांद के अंदर आऊंगी और रानी परी की जादू छड़ी लेकर जाऊंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिव्या के इतना कहते ही दोनों जादू चांद गायब हो जाते हैं और असली जादू चांद रह जाता है जिसके अंदर रानी परी की जादू छड़ी थी। दिव्या उस जादू चांद के अंदर जाती है, वहाँ से जादू छड़ी लेती है और बूढ़ी औरत के पास आ जाती है और उन्हें लाकर दे देती है। जादू छड़ी की मदद से वह बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ जाती है और वह रानी परी बन जाती है। तभी वह दिव्या से कहती है, मैंने तुम्हारा चयन कर बहुत अच्छा किया। मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर मेरा काम पूरा करोगी। 10 साल बाद मैं अपने असली रूप में आई हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम धन दौलत का लालच करती जैसे कि तुम्हें पहले और दूसरे जादू चांद ने दिया था, सोने हीरे और पैसों का, मगर तुमने लालच नहीं किया। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे मेरी जादू छड़ी दी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यह लो मेरी अंगूठी, इसे पहन लो और तुम इस अंगूठी से जो मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। बेटा, ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहना। रानी परी अपनी अंगूठी देकर परीलोक वापस चली जाती हैं। दिव्या बहुत खुश थी और वह अंगूठी पहन लेती है और उससे बहुत सारे पैसे मांगती है। उसके सामने आ जाते हैं। तभी दिव्या अपनी मामी का घर छोड़कर दूसरे गांव चली जाती है और वहां जाकर अपना घर बनाती है। और उसे पढ़ने का शौक था, इसलिए वह फौरन अपना एडमिशन भी करा लेती है और वह खुशी खुशी स्कूल जाती है, अपनी मामी के अत्याचार से बहुत दूर। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन दिव्या सुरेखा और नैना को शॉपिंग मॉल में मिलती है, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी चौंक जाती हैं। नैना बेटा देख, हमारे घर की मामूली सी नौकरानी कितने बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही है। मैंने तो सोचा था हमारे अत्याचार के डर से किसी अनाथालय में पड़ी होगी, लेकिन ये तो महंगी महंगी चीज खरीद रही है। आखिर इसके पास ऐसा क्या आ गया। तभी दोनों माँ बेटी दिव्या के पास जाती हैं और उसे कहती हैं, अरे वाह दिव्या बेटा, तुम इतने बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही हो। तुम्हारे घर से जाने के बाद मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बेटा, अपने अमीर होने का राज अपनी मामी को नहीं बताओगी? हाँ हाँ मामी, क्यों नहीं, मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपको पता है हमारे गांव के बाहर जो जंगल है उसके पीछे एक काली पहाड़ी है। बस वहां जाकर अपनी आंखें बंद कर लेना और फिर तुम तुरंत जादू तीन चांद के पास पहुंच जाओगी। वहां जाकर तुमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर तुम अपने सवाल में पास हो गई तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिल जाएगी। दिव्या की बातें सुनकर दोनों माँ बेटी को धन दौलत का लालच आ जाता है और वह कुछ समय बाद जादू तीन चांद के पास पहुंच जाती हैं। जैसा कि दिव्या से सवाल पूछे गए थे वैसे ही एक एक कर दोनों माँ बेटी से भी पूछे जाते हैं, लेकिन उन्हें तो धन दौलत से मतलब था, इसलिए वह पहला और दूसरा जादू चांद चुनती हैं और जैसे ही उसके अंदर जाती हैं तो कभी लौटकर नहीं आती। दोनों चांद के साथ वह भी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। इस तरह उन्हें उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और दिव्या अपने अच्छे स्वभाव की वजह से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।